अभी प्रोसीजर टू नोटिफाई एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पॉलिटिकल नेचर, राइट। अब इधर है ना, हमने कल याद है एक पॉलिटिकल पार्टी का हमने बोला था कि FCRA नहीं ले सकते, फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते। FCRA क्या, फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते, राइट। साथ में हमने बोला था एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर कैन ऑल्सो नॉट टेक फॉरेन कंट्रीब्यूशंस। तो हियर व्हाट वी सजेस्टेड वाज कि अगर वो पॉलिटिकल नेचर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो उनको भी स्पेसिफिकली मना किया गया है क्योंकि दे माइट बी अफिलिएटेड और रिलेटेड टू अ पॉलिटिकल पार्टी, करेक्ट। तो इन्होंने क्या बोला, प्रोसीजर टू नोटिफाई एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पॉलिटिकल नेचर। यहाँ पर हम उस ऑर्गेनाइजेशन को बोल रहे हैं कि तुम्हारी एक्टिविटीज़, तुम्हारा काम, तुम्हारे लोग जिससे तुम रिलेटेड हो, इन सब चीज़ों की वजह से हम तुम्हें पॉलिटिकल नेचर का आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम खुद। दी FCRA के हिसाब से, एक्ट के हिसाब से तुम एक ऑर्गेनाइजेशन आज से एक पॉलिटिकल नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरह माने जाओगे, ठीक है। उन्होंने नहीं अप्लाई किया, हमने उनको बोला है, राइट। सो देखो सेक्शन 5(1), द सेंट्रल गवर्नमेंट में हैविंग रिगार्ड टू द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा ये काम, हैविंग रिगार्ड टू द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और द आइडियोलॉजी propagated by the organization or the program of the organization or the association, whatever, with activities of any political party by an order is published in the official gazette specify such organization as an organization of political nature। तो वही घुमा फिरा के इतनी बड़ी लाइन में एक ही चीज़ कि सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई एन ऑर्गेनाइजेशन एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर, फुल स्टॉप, राइट। अगले में सेकंड लास्ट लाइन में सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय रूल्स made by it frame the guidelines specifying the grounds on which organization shall be specified as such, कि भाई रीजंस क्या है तुम्हें एक पॉलिटिकल नेचर ऑर्गेनाइजेशन बनाने के, राइट। फिर तुम्हारा है यहाँ पर कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, सेकंड पैराग्राफ में लास्ट में दिया हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट शैल गिव नोटिस, so shall give the organization in respect of whom order is proposed to be made a notice in writing, एक नोटिस देगी उसको, सेकंड लाइन लास्ट में, a notice in writing informing it of the grounds कि भाई why are you called as such, ठीक है। उनको फिर नोटिस दिया गया, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन जिसको नोटिस दिया गया है may within a period of 30 days from the date of the notice make a representation to the central government giving reasons for not specifying such organization as such, कि बाद में अगर एक बार हमने उनको नोटिस दे दिया तो 30 डेज़ के अंदर अंदर जवाब दे सकती है कि हमें ठीक है, या तो हाँ हो जाएगा या तो उनका, या तो वो बोलेंगे कि क्यों हमें एक पॉलिटिकल नेचर मत मानो, ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला हुआ है, गिविंग रीजंस फॉर नॉट स्पेसिफाइंग, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में एंटरटेन द रिप्रेजेंटेशन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज इफ़ इट इज़ सेटिस्फाइड दैट द ऑर्गेनाइजेशन वॉज प्रिवेंटेड फॉर सफिशिएंट कॉज, कि 30 दिन के बाद अगर वो लोग जवाब दे रहे हैं तभी भी हम शायद उनका जवाब सुन लेंगे अगर हमें वैलिड लगा तो। उसके अलावा फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में इफ़ इट कंसिडर्स इट अप्रोप्रिएट फॉरवर्ड द रिप्रेजेंटेशन टू एनी अथॉरिटी टू रिपोर्ट ऑन सच रिप्रेजेंटेशन, फिर वो फॉरवर्ड कर देंगे। फॉरवर्ड द रिप्रेजेंटेशन मतलब जैसे कि रिफर टू इट टू एनी अथॉरिटी टू रिपोर्ट ऑन सच रिप्रेजेंटेशन या सच, कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो अपने काम सारे के सारे खुद नहीं करती है, डेलीगेट करती है ना। तो अगर मान ले किसी ने जवाब दिया ऑर्गेनाइजेशन ने कि नहीं हम पॉलिटिकल नेचर के नहीं हैं, तो एनी अथॉरिटी हु इज़ गोइंग टू रिपोर्ट ऑन इट तो उसको वो फॉरवर्ड कर देंगे। अगला, एवरी ऑर्डर शैल बी मेड विद इन 120 डेज। आया समझ कि जो भी ये सारी बात हो रही है, उन्होंने नोटिस दिया, इन्होंने 30 दिन में जवाब दिया, 30 दिन के बाद उन्होंने उस पर डिसाइड किया, आगे उस चीज़ को फॉरवर्ड किया, सारा कुछ कर करा के सारा काम लास्ट पैराग्राफ फर्स्ट लाइन इट विल बी कम्प्लीटेड विद इन 120 डेज। डन है, चल ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। ठीक है, जो केस लॉ है ना इसका सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ मार्क कर लो, इतना मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सिंपल कि बस मैंने ना ये बोला गया था कि इस केस के अंदर स्पेसिफिकली ऐसी बात की थी कि हम इंश्योर कर रहे हैं कि हम ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं, है ना। इतना FCRA आप ले गए, ये नहीं ले सकता फॉरेन कंट्रीब्यूशन, वो नहीं ले सकता, इसको पकड़ो उसको पकड़ो, हम ये सब कर सिर्फ इसीलिए रहे थे क्योंकि हमने वही, क्योंकि बेसिक है कि इंडिया डेमोक्रेटिक रहे बस, ठीक है, इतना चलेगा बस। अगला लास्ट में रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। फॉरेन हॉस्पिटैलिटी क्या था?
पॉलिटिकल मतलब कुछ भी ऐसे पॉलिटिशियन जो भी बाहर जाते हैं तो उनके साथ कुछ अलग बिहेवियर करना है कि कैसे उनको ट्रीट, कैसे उनको वेलकम कर रहे हैं ना, तो हम वो फॉरेन हॉस्पिटैलिटी कहते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, कौन कौन इंसान है जो फॉरेन हॉस्पिटैलिटी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, राइट। तो इधर पहला, अकॉर्डिंग टू सेक्शन दिस, नो मेंबर ऑफ अ लेजिस्लेचर और ऑफिस बेरर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी और अ जज और गवर्नमेंट सर्वेंट और एम्प्लॉई at any corporation or any other body owned or controlled by the government shall, while visiting any country or territory outside India, except with the prior permission of central government, any foreign hospitality। मतलब ये लोग को मना ही कर दिया, जो भी इंसान है फॉरेन, ये वाला जज या ऑफिस बेरर या पॉलिटिकल पार्टी का बंदा, ये जो भी, वो अगर आउट ऑफ इंडिया जा रहा है तो वो कोई भी तरीके की फॉरेन हॉस्पिटैलिटी एक्सेप्ट नहीं करेगा, एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, एक्सेप्ट वाला ACC वाला, फिर EX वाला कि एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। आया समझ। फिर उन्होंने बोला प्रोवाइडेड दैट इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू ऑब्टेन सच परमिशन, ये परमिशन लेनी नहीं पड़ेगी अगर आप कोई एमरजेंसी में जा रहे हो। फॉर एग्जांपल किसी पॉलिटिकल बंदे की मम्मी बीमार है तो उनको फटाफट उनको लगा कि ये ट्रीटमेंट यहाँ नहीं हो सकती, बाहर ही जाना पड़ेगा एक्सेट्रा, तो वो बाहर जा रहे हैं। अब वहाँ जाने के बाद हो सकता है वहाँ पे उनको कोई फॉरेन हॉस्पिटैलिटी मिले, राइट। तो इसलिए उन्होंने बोला कि ऐसी सिचुएशन में अगर आप बाहर जा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप चले जाना, बट इन दैट केस ऑल्सो जाने के बाद आपको कुछ इतने टाइम में बताना पड़ता है। वो देख लेते क्या है, दैट इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू ऑब्टेन सच परमिशन फॉर एनी एमरजेंट मेडिकल एड नीडेड ऑन अकाउंट ऑफ सडन इलनेस कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग अ विजिट आउटसाइड इंडिया, ड्यूरिंग अ विजिट सॉरी, तो आप बाहर ही हो और वहाँ पर आपको कोई बीमारी हो गई है, ठीक है, तो ड्यूरिंग द विजिट आउटसाइड इंडिया आप बीमार हो गए हो तो आपको कोई इमरजेंसी सिचुएशन में कुछ हॉस्पिटैलिटी लेनी पड़ेगी, राइट। बट वेयर सच फॉरेन हॉस्पिटैलिटी हैज़ बीन रिसीव्ड, द पर्सन रिसीविंग सच हॉस्पिटैलिटी शैल गिव विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ सच हॉस्पिटैलिटी इंटीमेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इट्स रिसिप्ट, और कहाँ से आया और क्यों आया और कैसे आया, ठीक है। कोई डाउट? चलो ठीक है। नाउ व्हाट इज़ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी? भाई अभी फॉरेन हॉस्पिटैलिटी मीन्स एनी ऑफर नॉट बीइंग अ प्योरली कैजुअल वन, कि जो भी हम आपको दे रहे हैं वो इतना ज़्यादा कैजुअल नहीं है। होटल्स जो आपके लिए करते हैं, बड़े बड़े 5 स्टार होटल है मान लो, वो कैसे आपको ट्रीट कर रहे हैं। लिफ्ट में एक स्पेशली बंदा रखा हुआ है खाली बटन दबाने के लिए, लिफ्ट मैन रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है? अब अपने आप ही तो 2nd फ्लोर दबा सकते हैं ना, आपको कौन से फ्लोर पे जाना है वो पूछेंगे, आपका सामान लेकर जाएंगे, आपको सारा ट्रीट करेंगे प्रॉपर, राइट। तो ये सारी क्या चीज़ें हैं, वो प्योरली कैजुअल है उनके लिए, वो सबके लिए करते हैं। तो मेड इन कैश और काइंड बाय अ फॉरेन सोर्स फॉर प्रोवाइडिंग अ पर्सन विद द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल टू एनी फॉरेन कंट्री और टेरिटरी और विद फ्री बोर्ड लॉजिंग ट्रांसपोर्ट और मेडिकल ट्रीटमेंट। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कोई फॉरेन हॉस्पिटैलिटी जो कैजुअल नहीं है, जो किस तरीके से की है कि भाई आप आए हो तो यार इतना अच्छा, तो आपके लिए ये लो गिफ्ट, ये लो 2 करोड़ रुपए कैश दे दिया, कोई टाइप का काइंड में कुछ दे दिया, गोल्ड दे दिया, कोई आपका ट्रैवल सारा का सारा हमने खर्चा उठा लिया, आपके लिए हमने कोई रहने का फ्री करवा दिया, ऐसा कुछ। तो ये टाइप की फॉरेन हॉस्पिटैलिटी हमको नहीं चाहिए। आया समझ? बढ़िया। सिंस द कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स, अरे यार क्या हो रहा है देखो, सिंस द कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स रिक्वायर्स प्रायर अप्रूवल फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बिफोर एक्सेप्टिंग फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, स्टेट द कैटेगरीज। अब स्टेट द कैटेगरीज मतलब उन्होंने क्या बोला कि कौन से बंदे हैं जो प्रायर अप्रूवल लगता है उनको बिफोर एक्सेप्टिंग द फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। तो फॉलोइंग आर द कैटेगरीज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, ऑफिस बेरर, ये पॉलिटिकल पार्टी के, जज, गवर्नमेंट सर्वेंट, एम्प्लॉयज़, ये सारे आ गए, ठीक है। इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू ऑब्टेन सच परमिशन फॉर एन एमरजेंट, वही बाहर है तो मेडिकल एड के टाइम पर नहीं चाहिए। डन। चैप्टर बोलेंगे क्या, सारे वासी मार रहे हैं। चलो नेक्स्ट तुम्हारा प्रोहिबिशन टू ट्रांसफ़र फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू अदर पर्सन, राइट। वही जैसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन ने पहले मना किया था ना कि पहले एक्सेप्ट मत करो, एक्सेप्ट करते तो किसी को डिलीवर मत करो, ट्रांसफ़र मत करो। तो वही सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट अ पर्सन हु इज़ रजिस्टर्ड एंड ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट और हैज़ ऑब्टेन्ड प्रायर परमिशन एंड रिसीव्स एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन शैल नॉट ट्रांसफ़र। आपने तो परमिशन ले ली,
आपने रिसीव कर ली फिर पर आप आगे ट्रांसफ़र नहीं करोगे, क्यों? दैट पर्सन हैज़ नॉट टेकन द रिक्वायर्ड परमिशन, ओनली यू हैव टेकन द परमिशन, राइट। उसके अलावा रिस्ट्रिक्शन टू यूटिलाइज फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, ये उन्होंने बोला कि अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन आया है, अब फॉर एग्जांपल हमने ना स्टार्टिंग में समझा था फॉरेन कंट्रीब्यूशन कौन लेता है, जो एजुकेशनल, हेल्थ, रिसर्च, रीजनल, कल्चरल ऐसी एक्टिविटीज़ में लगा हुआ है, राइट। पर अगर वो बंदा बोले कि अच्छा हाँ एजुकेशनल तो ठीक है, पर हमने ये सारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन कहाँ यूज़ कर लिया, हमें ना एक स्कूल में पेंट कराना था, हमें ना ऐसा कुछ करना था कि हम चाहते थे कि हमारा ऑफिस जो है ना, स्टाफ रूम और ऑफिस वो बहुत बढ़िया हो जाए, एकदम फुल्ली एसी कंडीशनड हो जाए, ऐसे या ऐसे बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव काम हो गए, राइट। तो ये जो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम है ना, उन्होंने मना किया है कि फ़ॉरेन कंट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में मत लगाओ। पर ऑफ कोर्स कुछ तो लगेगा ही, अगर हमारा बिल्डिंग नहीं सही है वहाँ पे कुछ ना कुछ तो लगेगा ही। तो उन्होंने बोला जितना भी पैसा आएगा ना उसका उन्होंने 20% तक बोला हुआ है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में लगा सकते हो, बाकी आपको सीधा कल्चरली मतलब वहीं लगाने पड़ेंगे जहाँ पर जिसके लिए आया है, द पर्पस। पर अगर आप 20% से ऊपर पैसा लगाते हो तो उसके लिए आपको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है, वही लिखा है, पढ़ो एक बार तुम, रीड कर लेना फटाफट। प्रोवाइडेड दैट ये वाली कह रहे हो, इससे नीचे वाला, उससे भी नीचे वाला, यहाँ पहुँच के कॉल करते करते यहाँ आ गए। कॉल में तो हम जरा वेट कर दे, पढ़ा ही नहीं हमने कुछ। हाँ ये लिखा हुआ है, FCR टोटल इनटू 20% इज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। पढ़ता हूँ मैं, पहले भी लिया मैंने। डन है यहाँ तक, नेक्स्ट फिर पेज करें, ठीक है। वहाँ पे भी लिखा हुआ है कि एक्सीडिंग 20% हुआ तो दैट विल बी डिफरेड, मतलब खर्चा किया जाएगा ओनली अपॉन प्रायर परमिशन। उसके बाद पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट रिसिप्ट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेट्रा इन सर्टन केसेस। तो उन्होंने क्या बोला, सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट में prohibit any person or organization not specified in section 3 from accepting any foreign contribution। मतलब सेम बात हो गई कि अब हम सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्रोहिबिट कर सकता है किसी भी इंसान को टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन। अभी कुछ लोग तो पहले ही मना किए हुए हैं ना, वो हमने बोले थे, वो प्रिंट मीडिया वाले हो गए, न्यूज़पेपर्स वाले, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स वाले, फिर हमने वो बोले थे पॉलिटिकल पार्टी, ऑफिस बेरर्स, जजेस, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, सबको मना किया था। पर वो तो लिखे ही हुए हैं, उनके अलावा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी और को भी मना कर सकता है, वो यहाँ बताया है, ठीक है। तो प्रोहिबिट एनी पर्सन ऑर्गेनाइजेशन नॉट स्पेसिफाइड इन 3, उसके अलावा वाले कोई हो गई, फ्रॉम एक्सेप्टिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन, रिक्वायर एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सनस नॉट स्पेसिफाइड इन 6 टू ऑब्टेन प्रायर परमिशन। ऐसे कि जो पहले मेंशन नहीं है उनके अलावा भी किसी को हम बोल सकते हैं कि तुम भाई नहीं लेना फॉरेन कंट्रीब्यूशन, तुम अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेते हो तो तुम्हें प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, राइट। रिक्वायर एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सनस टू फर्निश इंटीमेशन विद इन सच टाइम एंड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एज टू द अमाउंट ऑफ, ध्यान दे, as to the amount of foreign contribution received by such person, source from which the manner in which it is received, कि exactly कितना अमाउंट कहाँ से आया और किस पर्पस में तुम यूज़ कर रहे हो। 3 पॉइंट्स, अमाउंट, सोर्स और पर्पस का इंटीमेशन देने बोला जा सकता है, ठीक है। और डी पॉइंट रहने दो, कट कर दो। अगला पॉइंट, रिक्वायर एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सनस टू फर्निश इंटीमेशन विद इन सच टाइम एंड सच मैनर एज टू द रिसिप्ट ऑफ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। अगर आपने फॉरेन हॉस्पिटैलिटी भी रिसीव करी है तब भी बता दो। प्रोवाइडेड दैट नो सच प्रोहिबिशन शैल बी मेड अनलेस सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट द एक्सेप्टेंस by such person as the case may be is likely to affect prejudicially sovereignty। मतलब कुछ लोग तो बता रखे थे एक्ट के अंदर और कुछ लोगों को अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि तुम भी मत एक्सेप्ट करना, राइट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के तौर पे हम ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे किसी को भी मना करती रहेगी, ऐसा नहीं है। इन दैट केस फिर हम ये देखेंगे कि क्या सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी पे कुछ फ़र्क पड़ रहा है, क्या पब्लिक इंटरेस्ट पे कुछ फ़र्क पड़ रहा है। मतलब अगर इन पे कुछ खतरा है, हार्मनी, फ्रेंडली रिलेशंस, ये सब पे खतरा है तो हम एक्स्ट्रा मना करेंगे। आया अगला, पावर टू प्रोहिबिट पेमेंट ऑफ करेंसी रिसीव्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट, राइट। तो इसमें जो भी पैसा तुमने लिया है नॉट एज पर द एक्ट, या बिना पूछे या बिना बताए फॉरेन कंट्रीब्यूशन लिया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो उसको कॉन्फिस्केट कर सकती है, ठीक है, जब्त कर सकती है। आया समझ। एक होता है सीज, एक होता है कॉन्फिस्केट, दोनों में जब्ती करती है गवर्नमेंट, पर सीज में ना
द ग्रामेटिकली हम ऐसा बोलते हैं कि सीज में वापस कर दिया जाता है बाद में, कॉन्फिस्केट में कभी भी वापस नहीं होता। एक बार हो गया कॉन्फिस्केट तो ख़त्म, आपके पास कभी वापस नहीं आएगा। तो सेक्शन 10 प्रोवाइड्स दैट वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी एज इट मे डीम फिट दैट एनी पर्सन हैज़ इन हिज कस्टडी और कंट्रोल ऑफ any article or currency or security whether Indian or foreign which has been accepted by such person in contravention of the provisions of this act may by order in writing prohibit such person from paying, delivering और ये सब वही लिखा हुआ है। और एक नीचे से 1 2 3 5 नीचे से 5th लाइन है एज पर द ऑर्डर्स, वो है ना, ऑर्डर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कॉपी ऑफ सच ऑर्डर शैल बी सर्व्ड अपॉन द पर्सन सो प्रोहिबिटेड। मिला? हाँ वहाँ तक मिला। तो यहाँ तक बोला हुआ है कि इस हद तक हमने बोला है कि भाई आप हम आपकी कस्टडी में ले सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं और आपको प्रोहिबिट किया गया है टू एक्सेप्ट फॉरेन एक्सचेंज। बढ़िया, रीड करने की ज़रूरत है, पढ़ लो तो एक बार ही। ठीक है, अगला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि भाई अगर आपको FCRA अगर आपको चाहिए तो 2 चीज़ थी, या तो आप एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन ले लो, दूसरा या तो आप प्रायर परमिशन ले लो, राइट। तो हमने यहाँ पर बोला कि अगर आपको रजिस्टर होना है तो क्या क्राइटेरिया है उसका, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पहला वो इन्होंने बोला कि बी रजिस्टर्ड अंडर द एग्जिस्टिंग सोसाइटीज़ एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो, या ट्रस्ट एक्ट के अंदर हो, या कंपनीज एक्ट के अंदर हो, सेक्शन 8 वाली, ठीक है। उसके अलावा टू बी इन एग्जिस्टेंस एटलीस्ट 3 ईयर्स से ज़्यादा, कम से कम 3 साल से तुम अब यही काम कर रहे हो, ठीक है। और जो तुम काम कर, अभी ऐसा भी ईजी है बहुत, सोसाइटी बनाना आसान है और 3 साल से ओपन रहना भी आसान है। तो उन्होंने एक और चीज़ बोली कि कम से कम आपने 15 लाख रुपया इस जगह पर उस कोर्स में एटलीस्ट स्पेंड कर दिया हो आज तक, ठीक है। तो हम आपको सोचेंगे कि हमें तुम्हें रजिस्ट्रेशन देनी है या नहीं देनी है। ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, ये मैंडेट नहीं करता कि आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी। आया समझ? उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ग्रांट ऑफ प्रायर परमिशन, अब है ना यहाँ पर हर जगह पर है ना ऐसे कोई कंडीशन नहीं दी हुई है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर प्रायर परमिशन की एलिजिबिलिटी क्या है, कि आप सोसाइटी हो कि क्या हो, ऐसा कुछ भी नहीं बोला हुआ। पर अगर आपको प्रायर परमिशन चाहिए तो हो सकता है कि यू माइट नॉट बी अ रजिस्टर्ड सोसाइटी फॉर 3 ईयर्स एक्सेट्रा या कुछ भी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में 3 साल की ज़रूरत थी, प्रायर परमिशन में नहीं है, राइट। तो अगर तुमको प्रायर परमिशन लेकर FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन चाहिए तो उसके लिए क्या चीज़ें हैं, उसके उन्होंने स्पेसिफिकली ये बोला कि हम ना अगर पैसा बाहर से इंडिया में आ रहा है तो हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई तरीके से कोई काला धन इंडिया में आ रहा हो, या कोई भाई ऐसा कुछ जिसका कोई सोर्स अकाउंटेड नहीं है, या कुछ पंगा नहीं चाहिए हमें, राइट। या तो हम ये भी नहीं चाहते हैं कि भाई कोई बंदा अपने पैसे ब्लैक टू वाइट कर रहा हो। मान ले मेरा कोई रिलेटिव है, वो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं और दे हैव अ लॉट ऑफ ब्लैक मनी, राइट। और मैंने यहाँ पर बोला कि चल अगर ऐसा है तो ऐसा करते हैं ना कि आप मुझे पैसे भेज दो, अभी हम तो एक ही फैमिली के हैं, राइट। और मेरा कोई रिलेटिव है जो आपकी कंपनी में काम भी करता है, तो सब कुछ ऐसा सट सेट भरोसा रहेगा। आप मुझे पैसा भेज दो, आपका मनी ब्लैक टू वाइट भी लगेगा कि आपने डोनेशन करी है या जो भी, मतलब हम ऐसे हाइपोथेटिकल एकदम एग्जाम्पल कि ऐसा कुछ किया है तो ये सब सेट हो जाएगा, राइट। तो इधर है ना वही सारी चीज़ें बोली हुई हैं कि कब आपको प्रायर परमिशन नहीं मिलेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज़ नॉट द करेक्ट टॉपिक का हेडिंग, ऐसा मैं बोलने की कोशिश करी हूँ। कब आपको प्रायर परमिशन नहीं मिलेगी, कब नहीं मिलेगी, जब वहाँ के लोग और यहाँ के लोग सेम हैं, जब वहाँ के जितने भी लोग हैं 75% सेम लोग यहाँ पर भी काम करते हैं, ऐसी सारी कुछ चीज़ें, ठीक है। तो पहला, फॉर दिस पर्पस द एसोसिएशन शुड मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया। पहला, बी रजिस्टर्ड अंडर द एग्जिस्टिंग सोसाइटीज़ वाला ट्रस्ट या कंपनी। उसके अलावा सबमिट अ स्पेसिफिक कमिटमेंट फ्रॉम द डोनर इंडिकेटिंग द अमाउंट ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड द पर्पस फॉर विच इट इज़ प्रपोज टू बी गिवन। बाहर वाला बंदा हमें एक कमिटमेंट लेटर देता है कि मैं इतना पैसा तुम्हें इस तारीख को इस पर्पज़ के लिए भेज रहा हूँ, ठीक है। वो लेटर आपको सबमिट करना पड़ता है गवर्नमेंट को। आया समझ? थर्ड पॉइंट, फॉर इंडियन रिसिपिएंट ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉरेन डोनर ऑर्गेनाइजेशन हैविंग कॉमन मेंबर्स। अब ये थर्ड पॉइंट वो वाला है जहाँ पर कॉमन मेंबर्स होते हैं, वहाँ पर पंगा होता है। तो प्रायर परमिशन शैल बी ग्रांटेड टू द इंडियन रिसिपिएंट ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट टू द सेटिस्फाइंग फॉलोइंग कंडीशंस। पहला,
चीफ फंक्शनरी ऑफ द रिसिपिएंट इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया का जो चीफ फंक्शनरी है ना, शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ द डोनर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर जो मेन काम कर रहा है वो वहाँ का पार्ट होना ही नहीं चाहिए। आया अगला, एटलीस्ट 75% ऑफ द ऑफिस बेरर्स मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट बॉडी ऑफ इंडिया शेल नॉट बी मेंबर और एम्प्लॉयज़ ऑफ द फॉरेन डोनर। यहाँ का जितने भी बंदे हैं, मान लो उसके 75% वहाँ पर भी काम कर रहे हैं तो नहीं चलेगा, ठीक है। इन केस फॉरेन डोनर ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ सिंगल पर्सन, जो बाहर से पैसा भेज रहा है वो एक सिंगल पर्सन है, इंडिविजुअल है, तो दैट पर्सन शुड नॉट बी द चीफ फंक्शनरी और ऑफिस बेरर ऑफ इंडिया, राइट। आया, वो एक ही बंदा पैसा भेज रहा है तो वो एक बंदा यहाँ का हेड नहीं होना चाहिए। इन केस ऑफ अ सिंगल फॉरेन डोनर, एटलीस्ट 75% ऑफिस बेरर्स और मेंबर्स ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ द रिसिपिएंट शुड नॉट बी द फैमिली मेंबर्स और क्लोज रिलेटिव्स ऑफ दैट सिंगल पर्सन। आया मतलब समझ, ठीक है। फिर नेक्स्ट आया, ठीक है। नेक्स्ट अभी कंडीशंस फॉर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड प्रायर परमिशन, वही फॉलोइंग शैल बी द कंडीशंस। पहला, पर्सन मेकिंग एन एप्लीकेशन जो भी है या ग्रांट प्रायर परमिशन ले रहा है वो फिक्टिशियस नहीं है, उसके ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन नहीं चल रही होनी चाहिए अंडर द क्या बोलते हैं ये वाला रिलीजियस फेथ वाली एक्टिविटीज़ के अंदर, या तो प्रोसिक्यूशन नहीं चलनी चाहिए इन केस ऑफ कम्युनल टेंशन और डिसहार्मनी, गिल्टी है ऑफ मिस यूटिलाइजेशन फंड्स, एंगेज्ड इन सिडेशन, एडवोकेट वायलेंट मेथड्स टू अचीव इट्स एंड्स, ये मतलब उल्टे पुल्टे काम कर रहा है, अनडिज़ायरेबल पर्पज से गेंस ले रहा है, कोई एक्ट के कॉन्ट्रावीन किया है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन उस पर प्रोहिबिट की गई है कि तू नहीं ले सकता, ऐसा। हैज़ बिन इंडिविजुअल हैज़ नीदर कन्विक्टेड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स्ड नॉर एनी प्रोसिक्यूशन ऑफ एनी ऑफेंस इज पेंडिंग अगेंस्ट हिम, ऐसा बंदा होना चाहिए, राइट। ना कोई केस चल रहा है ना कुछ पेंडिंग चल रहा है। द पर्सन बीइंग एन अदर देन इंडिविजुअल, एनी ऑफ इट्स डायरेक्टर्स, ऑफिस बेरर्स आर नीदर कन्विक्टेड, और ये कि अगर कंपनी है वो ले रही है तो उसका BOD भी कन्विक्टेड या प्रोसिक्यूटेड नहीं होना चाहिए। आया समझ। अगला, एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन बाय द एसोसिएशन और पर्सन्स इज़ नॉट लाइकली टू अफेक्ट प्रीजुडिशली। अगर हमने एक्सेप्ट कर लिया तो वो इंडिया की सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी, पब्लिक इंटरेस्ट, हारमनी, ये सब पे अफेक्ट नहीं करेगा। लास्टली, एक्सेप्टेंस shall not lead to incitement of an offence, incitement मतलब encouraging an offence, or shall not endanger the life or physical safety of a person, ठीक है। कितना तेरे से छूट ही नहीं रही है आग। मारने को किया है साथ में, क्या साथ में कुछ लगा दिया है? नहीं, इसको इन्फेक्शन सी है कोई, अच्छा, रोज़ नहीं इसको पानी आ रहा था हल्का आँख में से, रोज़ हो रहा था थोड़ा थोड़ा इसको। तो ये कैसी इन्फेक्शन कब से चल रहा है तुझे ये? छोटे जैसे हैं ज़्यादातर गर्मी में होती है। चेक करवाया था? मैं बहुत बड़ी आई ड्रॉप दे देते हैं सिर्फ। कोई परमानेंट इलाज होना चाहिए ना इसका। घर वाले कोई गाली यहाँ पे जाऊँगी। पढ़ते हैं। सस्पेंशन ऑफ सर्टिफिकेट का टॉपिक है, वो पिछला छोड़ दो, आधार कार्ड वाला। सस्पेंशन ऑफ सर्टिफिकेट, इसमें अभी सस्पेंड किया ना तुम्हारा सर्टिफिकेट, यानी कि तुम पहले फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले रहे थे, you had the certificate to receive foreign contribution, now you are stopped from that, suspended your certificate, suspended the right to receive, ठीक है। तो इसमें वही दिया है, where the central government for reasons to be recorded in writing is satisfied that pending consideration of the question of cancelling the certificate or any of the grounds mentioned it is necessary so to do, it may by order in writing suspend the certificate। मतलब अगर कोई क्वेश्चन है, कोई ग्राउंड्स पे हमें डाउट है, उनको कंसिडर हमें करना है, राइट। तो इन दैट केस पेंडिंग द कंसिडरेशन ऑफ दैट हम आपके सर्टिफिकेट को सस्पेंड कर सकते हैं, नॉट एक्सीडिंग 180 days। एवरी पर्सन हुज सर्टिफिकेट हैज़ बीन सस्पेंडेड शेल नॉट रिकवर एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन, कि जब तक आपका सस्पेंडेड है तब तक आप कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं लोगे, फाइन।
और उसके अलावा इट मे बी नोटेड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय सच इफ़ इट कंसिडर्स अप्रोप्रिएट अलाउ द रिसिप्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा तो अलाउ कर देगा। एवरी पर्सन हु सर्टिफिकेट हैज़ बीन सस्पेंडेड शैल यूटिलाइज इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर द फॉरेन कंट्रीब्यूशन इन हिज कस्टडी विद द प्रायर परमिशन, ठीक है। और लास्टली जो कंट्रीब्यूशन आपके पास ऑलरेडी पड़ा है विद प्रायर परमिशन ही यूज़ करोगे। सारे कुछ ऐसा जो टॉपिक नहीं समझ आया, डन। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट। कैंसिलेशन ऑफ सर्टिफिकेट में हमने आपका सर्टिफिकेट कैंसिल ही कर दिया, हमें नहीं लग रहा कि तुम यू शुड हैव द राइट टू रिसीव, तो सर्टिफिकेट हैज़ बीन कैंसल्ड इफ़ जब तुमने सर्टिफिकेट लिया तो आपने इनकरेक्ट या फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी थी, है ना, फर्स्ट पॉइंट में सेकंड लाइन में लिखा है। या आपने कोई टर्म्स को वायोलेट किया है, पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ कोई काम किया है, मार्क करते रहोगे साथ साथ। सेकंड में पब्लिक इंटरेस्ट, थर्ड में वायलेटेड द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। उसके अलावा हैज़ नॉट एंगेज इन एनी रीजनेबल एक्टिविटी इन द चोजन फील्ड, जो जिस एक्टिविटी के लिए तुमने ये लिया था सर्टिफिकेट, तुम उस एक्टिविटी में काम ही नहीं कर रहे हो, राइट। फोर्थ पॉइंट तक डन। उसके अलावा नो ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन विल बी पास्ड अनलेस, वही OOBH अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो वो तुम्हें नहीं दी, जब मतलब वो दी जाएगी तुम्हें बिफोर कैंसिलेशन। उसके अलावा एनी पर्सन हु सर्टिफिकेट हैज़ बीन कैंसल्ड शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन और ग्रांट ऑफ परमिशन फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। आपका एक बार कैंसिल हो गया ना, तो आपको कैंसिल हो गया तो अब आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा शुरू से टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन और टू ऑब्टेन प्रायर परमिशन, पर उसमें भी हमने 3 साल की रोक लगाई हुई है, ठीक है। 3 साल तक आप अप्लाई भी नहीं कर सकते। देन यू हैव सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट। सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट में होता है कि आप खुद ही सरेंडर कर देते हो कि शायद आज के बाद मैं सोसाइटी या ट्रस्ट नहीं चलाने वाला, तो मुझे नहीं चाहिए होगा FC फॉरेन कंट्रीब्यूशन, राइट। तो फिर इन दैट केस that on a request being made in this behalf central government may permit any person to surrender the certificate as it deems fit, ठीक। प्रोवाइडेड वो सेटिस्फाई करेगा कि वो इसलिए तो नहीं सर्टिफिकेट सरेंडर करा है कि उसने कोई पीछे घपला किया हुआ है, कोई लॉ तोड़ा है, तो इट विल मेक श्योर दैट ही हैज़ नॉट कॉन्ट्रावीन, थर्ड लाइन में, ही हैज़ नॉट कॉन्ट्रावीन एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा, डन। अगला, मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पर्सन हु सर्टिफिकेट हैज़ बीन कैंसल्ड और सरेंडर्ड। इसमें द फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड एसेट्स created out of the foreign contribution in the custody of every person whose certificate has been cancelled or surrendered shall vest in such authority as may be prescribed। इसका मतलब समझ आया कि जिस इंसान का सर्टिफिकेट था अगर वो कैंसिल या वो सरेंडर हो गया है या उसने कुछ भी सस्पेंड का लिखा नहीं ना, हाँ, तो कैंसिल हो गया है या उसने सरेंडर कर दिया है, तो मतलब अब उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो उसने उस फॉरेन कंट्रीब्यूशन से जो भी एसेट्स, जो भी प्रॉपर्टी ली होगी, वो भी सारी की सारी किसी ना किसी अथॉरिटी के पास चली जाएगी, उसके पास नहीं रहेगी, ठीक है। द एक्टिविटीज़ रेफर टू इन दिस में अबव इफ़ इट कंसिडर्स नेसेसरी एंड इन पब्लिक इंटरेस्ट मैनेज द एक्टिविटीज़ ऑफ द पर्सन रेफर टू इन दैट सबसेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, जो अथॉरिटी को हमने एसेट्स ट्रांसफ़र कर दिए थे, पर ये अच्छा सोसाइटी, ये जो भी बंदा था जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले रहा था, ये दुनिया की भलाई में काम कर रहा था ना, एज़ पर द बुक, तो राइट। तो फिर वो जो अथॉरिटी है ना जिसने उसकी सारी प्रॉपर्टी ले ली क्योंकि उसने सरेंडर कर दिया सर्टिफिकेट, तो वो अथॉरिटी वो काम चलाएगी जब तक उनको लगता है कि भाई फंड्स अवेलेबल हैं, ठीक है, पक्का ना। तो वही लिखा है कि द अथॉरिटी में इफ इट कंसिडर्स नेसेसरी इन पब्लिक इंटरेस्ट मैनेज द एक्टिविटीज़, ठीक है, और डिस्पोज ऑफ दी एसेट्स, लास्ट लाइन में, और डिस्पोज ऑफ दी एसेट्स क्रिएटेड आउट ऑफ इट इन केस एडुकेट फंड्स आर नॉट अवेलेबल। उसकी मर्जी है, तो एक्टिविटी चला लेगी या तो डिस्पोज ऑफ कर देगी सब कुछ, डन। उसके बाद है तुम्हारा द अथॉरिटी रेफर टू इन दिस शैल रिटर्न टू द फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड द एसेट्स वेस्टेड अपॉन इट अंडर सबसेक्शन दिस इफ सच पर्सन इज सब्सिक्वेंटली रजिस्टर्ड। कल को वापस रजिस्टर हो गया मान लो, तो प्रॉपर्टी वापस उसको मिल जाएगी, डन। रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट, आपको अपना सर्टिफिकेट को रिन्यू करवाना पड़ता है विद इन 6 months बिफोर द एक्सपायरी। एक्सपायर होने वाला है तो 6 महीने पहले ही रिन्यू करवा लो। इट मे बी नोटेड दैट सेंट्रल गवर्नमेंट में बिफोर रिन्यूइंग द सर्टिफिकेट मेक सच इंक्वायरी एज इट डीम्स टू फिट टू सेटिस्फाई इटसेल्फ कि भाई सब कंडीशंस फुलफिल है। रिन्यू करने से पहले वो लोग एक बार वापस चेक कर लेंगे। उसके अलावा द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल रिन्यू द सर्टिफिकेट ऑर्डिनरली विद इन 90 days
फ्रॉम डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन। आज आपने एप्लीकेशन दी है, 90 दिन के अंदर अंदर वो लोग जवाब देंगे। और जो रिन्यू होगा वो आपको 5 साल के लिए रिव्यू होगा। अगर आपने इनकेस गवर्नमेंट जो है उन्होंने रिन्यू नहीं किया 90 डेज़ के अंदर अंदर, तो वो बताएंगे कि क्यों हमसे ये फेलियर हुआ है। उसके अलावा इफ़ दे रिफ्यूज़ टू रिन्यू, अगर आपने मतलब दे मे रिफ्यूज़ टू रिन्यू अगर आपने कोई प्रोविजन को वायलेट किया है। ऑफकोर्स वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड और ये सब तो होगा ही, ठीक है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन थ्रू शेड्यूल्ड बैंक। अब ना हमने ना ऐसा बोला हुआ है कि आप जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेते हो, ठीक है, वो पैसा आ रहा है ना बाहर से, या तो हॉस्पिटैलिटी होगी या कंट्रीब्यूशन आ रहा है, यानी कि बाहर से पैसा आ रहा है। तो इन दैट केस आपको ऐसे बोला गया है कि ना हम ऐसे ही नहीं, तो अपने बैंक, जैसे मेरा बैंक अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट है या करंट अकाउंट है व्हाटएवर, तो मैं उसमें ऐसे ही फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकती। पैसा बाहर से आ रहा है, राइट, फॉरेन है, फॉरेन करेंसी है वो, करेक्ट। हमें इंडियन में मिलेगा भले जो भी है, पर हमारा बाहर से पैसा आएगा। तो इन दैट केस हम ऐसा बोलते हैं कि आप एक प्रॉपर FCRA का अकाउंट खुलवाते हो, ठीक है। प्रॉपर एक FCRA अकाउंट खुलता है बाय अ बैंक, जिस बैंक के पास आप प्रॉपर सारे रेमिटेंस और ये सब की डिटेल्स देते हो। वो प्रॉपर बैंक उस तरीके से आपको पैसे लेता है, और सब बैंक्स ये काम कर भी नहीं सकती। एक है ना, उन्होंने दिल्ली में एक स्पेसिफिक बैंक SBI डेजिग्नेट करी हुई है, दिल्ली की SBI, वहाँ पर आपको पैसा लेना होता है। पर अगर मान लो ऐसे मैं दिल्ली में नहीं बैठी हुई हूँ, जब भी मेरे कोई पैसा आएगा तो मैं हर बार दिल्ली जाके थोड़ी ना पैसा लूँगी या निकालूंगी या कुछ भी। तो इफ़ यू रिसीव इट इन एनी अदर शेड्यूल्ड बैंक, ठीक है, तो फिर आपको कुछ ट्रांसफ़र करना पड़ता है पैसा इधर उधर, ऐसा होता है। एक बार पढ़ लेते हैं 2 पैराग्राफ। Every person who has been granted certificate or prior permission under this shall receive foreign contribution only in an account designated as FCRA account. उसको प्रॉपर एक FCRA अकाउंट ही खोलना पड़ेगा by the bank which shall be opened by him for the purpose of remittance in such branch of the State Bank of India at New Delhi as central government में notify। सेंट्रल गवर्नमेंट में बताया कि यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास एक FCRA अकाउंट खोल और वहाँ पर ही पैसा ले जो पहली बार पैसा आ रहा है। उसके बाद प्रोवाइडेड दैट सच पर्सन में ऑल्सो ओपन अनदर, मतलब एक तो खोलना ही पड़ेगा वो वाला, उसके अलावा अनदर FCRA अकाउंट खोल ले इन एनी शेड्यूल्ड बैंक ऑफ हिज चॉइस फॉर द पर्पस ऑफ कीपिंग और यूटिलाइजिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन विच हैज़ बीन रिसीव्ड फ्रॉम FCRA अकाउंट इन द स्पेसिफाइड ब्रांच। मतलब आपको जब पहली बार लेना है ना, तो SBI बैंक के FCRA अकाउंट इन न्यू दिल्ली में आप लोगे। अब अगर तुम रहते हो चेन्नई में, तमिलनाडु में, तो तुम दिल्ली थोड़ी जाओगे बार बार बैंक का काम करवाने के लिए। तो यू कैन देन तमिलनाडु में SBI या तमिलनाडु में जो भी शेड्यूल्ड बैंक होगी उसके पास वापस एक आप एक FCRA अकाउंट खोलोगे और उस FCRA अकाउंट से इस FCRA अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करवाओगे। आया समझ? उसके बाद ये ठीक है, रहने दो, 3rd पैराग्राफ रहने दो। 4th पैराग्राफ, provided that no funds other than foreign contribution shall be received or deposited in such account। उसमें उसके अलावा foreign contribution के अलावा कोई पैसा नहीं जाएगा। And 17(2) states that the specified branch of the State Bank of India at New Delhi or the branch of scheduled bank referred to has opened shall report, उनको वो बैंक अकाउंट जो तुमने ओपन किया है जिस बैंक के साथ, उस बैंक के ऊपर भी कुछ जिम्मेदारी दी है। वो बैंक को क्या बोला है कि आपको क्या क्या बताना है, रिपोर्ट करना है। अमाउंट कितना आपके पास आया, सोर्स कहाँ से आया, मैनर इन विच इट वॉज रिसीव्ड, सम अदर पर्टिकुलर्स एज में भी, और इन सच फॉर्म मैनर एज में प्रिस्क्राइब। ठीक है, तुमको ये बार बार रिपोर्ट करना पड़ता है, राइट। उसके बाद तुम्हारा है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़। अरे याद आ गया, नहीं भी रहेगा तो नहीं, तुम 3rd वाला कर लो, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट वाला। ठीक है, बाकी मोस्टली यहाँ पे याद नहीं रहता, मेन वो है यार। ठीक है, हाँ नहीं, ये 3rd वाला तो कर लो, ये एनी प्रोविज़न वाला कर लो, और जो लास्ट वाला है ना वो इम्पोर्टेंट सा है, प्रोहिबिशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। whoever has been convicted of any offense, मतलब एक बार आपको पकड़ा गया, ठीक है, जो मैंने तुम्हें ऊपर मार्क करवाया ना 3rd वाला, वो 35 है ना, सेक्शन 35। अगर तुम देखोगे तो मान लो 35 में तुम्हें धर लिया, उसके बाद तुमने वापस से सेम काम किया, ठीक है, वो 38 में लास्ट वाला।
तो इफ़ यू हैव बीन कन्विक्टेड अंडर 35 और 37 ऊपर वाला एक है, तो इन सो फार एज द ऑफेंस, और फिर आप वापस से सेम काम करते हो तो पीरियड ऑफ 5 years का यू अगेन कन्विक्टेड, ही शेल नॉट एक्सेप्ट फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ सच सब्सिक्वेंट कन्विक्शन। जेल तो आप चले गए हो, जेल से बाहर आने के बाद भी 5 साल तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। उसके बाद ऑफेंस बाय कंपनीज़, अब याद आ रहा है वही 3 पॉइंट कि कंपनीज़ के अंदर अगर ऑफेंस होता है तो कंपनीज़ फॉल्ट में होती है, पर साथ साथ ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट वाला भी फॉल्ट में होता है। अगर वो ये प्रूव कर दे कि उसके नेग्लिजेंस से या उसके गलती से ये काम नहीं हुआ है, इफ़ यू कैन प्रूव दैट वॉट एवर हैपेंड वॉज विदाउट हिज नॉलेज, देन ही कैन बी रिलीव्ड फ्रॉम दैट, राइट। देन यू हैव बार ऑन प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंस अंडर द एक्ट। कोई भी कोर्ट यहाँ पे, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस एक्सेप्ट विद अ सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके अलावा कॉम्पोजिशन ऑफ सर्टन ऑफेंसेस, ये कंपाउंडिंग याद है, कुछ ऑफेंसेस कंपाउंड होते हैं। कंपाउंडिंग क्या था, वो फाइन और हाँ वो वाला, राइट। तो ये वही है कि भाई कंपाउंडिंग हो जाती है, इसको एक रीड मार्क कर लेना। उसके अलावा तुम्हारा कुछ नहीं, बस ख़त्म। ये चैप्टर ख़त्म।